नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वेयर इंश्योरेंस एकेडमी में। आज से हम शुरू कर रहे हैं S06 मोटर इंश्योरेंस फॉर सर्वेयर। इस चैप्टर में हम मोटर इंश्योरेंस के हिस्ट्री, प्रिंसिपल, व्हीकल टाइप्स, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और इंटरनेशनल सिनेरियो जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। साथ ही पूरे स्टडी मटेरियल के साथ MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। अब देखते हैं हमारे S06 मोटर इंश्योरेंस के सिलेबस के पहले 7 चैप्टर। शुरुआत मोटर इंश्योरेंस के हिस्ट्री और बेसिक प्रिंसिपल से होगी। इसके बाद हम मार्केट प्रैक्टिस इन इंडिया, मोटर इंश्योरेंस अंडरराइटिंग और टाइप्स ऑफ मोटर पॉलिसी को समझेंगे। फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और एड ऑन कवर्स, ओवन डैमेज क्लेम्स और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लेम्स को कवर किया जाएगा। यानी पहले 7 चैप्टर्स में हम मोटर इंश्योरेंस की फाउंडेशन, पॉलिसीज और बेसिक क्लेम कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। अब सिलेबस के अगले 6 चैप्टर्स की बात करते हैं। इसमें हम मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल यानी MACT, लीगल एस्पेक्ट्स और मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। इसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, फ्रॉड मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट तथा मोटर इंश्योरेंस में टेक्नोलॉजी के यूज को कवर करेंगे। इस तरह कुल 13 चैप्टर्स में हमारा सिलेबस बेसिक कंसेप्ट से लेकर लीगल, क्लेम्स, फ्रॉड कंट्रोल और टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस टॉपिक तक जाता है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ मोटर इंश्योरेंस। इस चैप्टर में हम मोटर इंश्योरेंस के हिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल, लीगल बैकग्राउंड और मोटर थर्ड पार्टी पूल को समझेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स और कंसेप्ट को भी फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटर इंश्योरेंस की हिस्ट्री से। अब देखते हैं मोटर इंश्योरेंस की शुरुआत और इसका डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम से हुई। 1894 में इंग्लैंड में पहली मोटर कार इंट्रोड्यूस हुई। 1895 में मोटर पॉलिसी आई जिसमें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर दिया गया। 1899 में एक्सीडेंटल डैमेज भी कवर होने लगा और कंप्रेहेंसिव पॉलिसी की कंसेप्ट डेवलप हुई। 1903 में कार एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पहली मोटर इंश्योरेंस कंपनी के रूप में सामने आई। 1930 और 1934 के रोड ट्रैफिक एक्ट्स के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कंपलसरी बनाया गया। 1960 में इन कंपलसरी प्रोविजन को कंसोलिडेट किया गया। पहले थर्ड पार्टी, फिर एक्सीडेंटल डैमेज और धीरे धीरे कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस का डेवलपमेंट हुआ। अब बात करते हैं इंडिया में मोटर इंश्योरेंस की। सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1939 आया जिसके तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कंपलसरी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था रोड एक्सीडेंट में अफेक्टेड लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ने 1939 के एक्ट को रिप्लेस किया और यह 1 जुलाई 1989 से इफेक्टिव हुआ। आज के समय में भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पब्लिक प्लेस पर मोटर व्हीकल चलाने के लिए वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है। और एक सर्वेयर के लिए यह समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोटर क्लेम में पॉलिसी कवरेज और लीगल लाइबिलिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्जाम के लिए एक लाइन, 1939 कंपलसरी TP इंश्योरेंस, 1988 नया एक्ट और 1 जुलाई 1989 इफेक्टिव डेट। अब हम मोटर इंश्योरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव समझते हैं, टैरिफ से नॉन टैरिफ सिस्टम की तरफ ट्रांजिशन यानी बदलाव। दिसंबर 2006 तक मोटर इंश्योरेंस बिजनेस टैरिफ सिस्टम के अंडर चलता था, यानी पॉलिसी की प्राइसिंग, रेटिंग स्ट्रक्चर और कई पॉलिसी वर्डिंग टैरिफ के अनुसार निर्धारित होते थे। लेकिन 1 जनवरी 2007 से नॉन टैरिफ सिस्टम लागू हुआ जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को प्राइसिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली। लेकिन ध्यान रखिए, नॉन टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी के रूल्स या लीगल प्रिंसिपल्स को ख़त्म हो गए। क्लेम्स में पॉलिसी वर्डिंग, कवरेज और लीगल प्रिंसिपल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल वे में याद रखिए, 2006 तक टैरिफ और 1 जनवरी 2007 से नॉन टैरिफ। अब हम मोटर इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यू ट्रेंड्स को समझते हैं। सबसे पहले हाई क्लेम वॉल्यूम। मोटर थर्ड पार्टी सेगमेंट में क्लेम की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है क्लेम हैंडलिंग का प्रेशर भी बढ़ता है। दूसरा है स्टैंडर्ड प्रोसेस। जब क्लेम की संख्या ज़्यादा हो तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसेस होना ज़रूरी है ताकि क्लेम हैंडलिंग में कंसिस्टेंसी बनी रहे
इसी के साथ ऑनलाइन पॉलिसी सेल्स का यूज भी बढ़ रहा है। तीसरा है लिटिगेशन कॉस्ट। थर्ड पार्टी क्लेम में लीगल केसेस और डिस्प्यूट का लोड ज़्यादा हो सकता है, इसलिए लिटिगेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कंपनसेशन और इफ़िशिएंट क्लेम प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो एक सर्वेयर के लिए इसका मतलब है कि डैमेज असेसमेंट ही नहीं बल्कि क्लेम प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल नॉलेज की समझ भी जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे ट्रेंड की, टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी ने क्लेम प्रोसेसिंग को काफ़ी फास्ट और इफ़िशिएंट बना दिया है। डेटा एनालिसिस, ऑनलाइन पॉलिसीज और डिजिटल प्रोसेस के साथ आईटी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पांचवा है इंक्रीजिंग फ्रॉड। ऑनलाइन सिस्टम से कन्वेंस बढ़ी है लेकिन फ्रॉड के नए तरीके भी सामने आए हैं। इसलिए एक सर्वेयर के लिए फ्रॉड इंडिकेटर्स को पहचानना और सस्पिशियस क्लेम को समझना एक इम्पोर्टेंट स्किल है। कंपटीशन। मोटर इंश्योरेंस मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसे में सभी व्हीकल्स का वैलिड इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि अनइंश्योर्ड व्हीकल का बढ़ना ओवरऑल क्लेम रेशियो और इंश्योरेंस बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज के सर्वेयर का रोल सिर्फ व्हीकल का डैमेज देखने तक सीमित नहीं है, उसे टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंट्स, एक्सीडेंट फैक्ट्स, फ्रॉड इंडिकेटर और लीगल एस्पेक्ट्स को, इन सभी को समझना जरूरी है। अब तक हमने मोटर इंश्योरेंस की हिस्ट्री और इसके नए ट्रेंड्स को समझा। आइए क्विक रिवीजन। सबसे पहले डेट्स। 1894 में इंग्लैंड में पहली मोटर कार, 1895 में पहली थर्ड पार्टी पॉलिसी, 1899 में कंप्रेहेंसिव पॉलिसी और 1903 में पहली मोटर इंश्योरेंस कंपनी कार एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बाद 1930 और 1934 में यूके में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी हुआ। अब इंडिया की बात। 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आया। 1988 में नया मोटर व्हीकल एक्ट आया जो 1 जुलाई 1989 से इफेक्टिव हुआ। इसके बाद 1 जनवरी 2007 से नॉन टैरिफ एरा आया और आज मोटर इंश्योरेंस में क्लेम, लिटिगेशन, टेक्नोलॉजी और फ्रॉड जैसे एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन इंपॉर्टेंट डेट्स और ट्रेंड को याद रखिए। सबसे पहले समझिए कि इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योर्ड की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉलिसी लेने से पहले उसे सभी मटेरियल फैक्ट सही डिस्क्लोज करने होते हैं। दूसरी तरफ इंश्योरर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिसी के अनुसार कवर्ड लॉस की इंडेनिमिटी यानी क्षतिपूर्ति, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी इफेक्टिव होता है जब प्रीमियम रिसीव हो जाए। अब मोटर इंश्योरेंस को थोड़ा अलग तरीके से समझिए। इसमें हमें 2 तरह के प्रोटेक्शन मिलती है, ओवन डैमेज यानी ओडी और थर्ड पार्टी यानी टीपी लाइबिलिटी। खासकर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है क्योंकि इसका उद्देश्य एक्सीडेंट में थर्ड पार्टी को होने वाली फाइनेंशियल लॉस और लीगल लाइबिलिटी से प्रोटेक्शन देना है। मोटर इंश्योरेंस व्हीकल के नुकसान के साथ साथ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को भी कवर करता है। अब तक हमने इंश्योरेंस के बेसिक कंसेप्ट समझे। अब एक बार 6 कोर प्रिंसिपल को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी इंश्योर्ड और इंश्योरर को सभी मटेरियल फैक्ट्स होनेस्टली डिस्क्लोज करने चाहिए। दूसरा, इंश्योरेबल इंटेंट, इंश्योर्ड का सब्जेक्ट मैटर यानी व्हीकल में लीगल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरा, इंडेमनिटी, लॉस होने के बाद इंश्योरेंस का उद्देश्य इंश्योर्ड को लॉस से पहले वाली फाइनेंशियल पोजीशन के करीब लाना है, प्रॉफिट कराना नहीं। सबरोगेशन, क्लेम का पेमेंट करने के बाद इंश्योरर को रिकवरी के राइट्स मिल सकते हैं। पांचवा, कंट्रीब्यूशन, अगर एक ही रिस्क को एक से ज़्यादा इंश्योरेंस ने इंश्योर किया है तो क्लेम में इंश्योरर प्रो रेटा बेसिस पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। छठा, प्रोक्सीमेट केस, क्लेम में यह देखना जरूरी है कि लॉस का डायरेक्ट और मेन कोज क्या था। तो एग्जाम के लिए इन 6 प्रिंसिपल्स के नाम और उनका बेसिक मीनिंग जरूर याद रखें। अब इन 6 प्रिंसिपल को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब है कि पॉलिसी लेते समय प्रपोजर को सभी मटेरियल फैक्ट सही डिस्क्लोज करने होते हैं, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाया गया या प्रपोजल फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई तो इससे इंश्योरेंस का पॉलिसी एक्सेप्ट करने का डिसीजन प्रभावित हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में पॉलिसी वॉइडेबल हो सकती है या क्लेम पर असर पड़ सकता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक्सीडेंट पॉलिसी लेने से पहले ही हो चुका था, लेकिन इंश्योर ने बात इंश्योरर को नहीं बताई और बाद में उसी डैमेज का ओवन डैमेज क्लेम कर दिया।
ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। तो एग्जाम में याद रखिए, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है सभी मटेरियल फैक्ट्स का ट्रूथफुल डिस्क्लोज करना। अब सवाल आता है कि प्रपोजर ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ देता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मोटर प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म में दिए गए सभी आंसर सही और ट्रूथफुल होने चाहिए, क्योंकि इंश्योरर इन्हीं डिटेल्स के आधार पर पॉलिसी को एक्सेप्ट, रेस्ट्रिकेट या स्पेशल कंडीशन के साथ इश्यू कर सकता है। इसके साथ डिक्लेरेशन क्लोज भी होता है, जिसमें प्रपोजर अपने दिए गए इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस कन्फर्म करता है। यह डिक्लेरेशन प्रपोजर की अटमोस्ट गुड फेथ की ड्यूटी को कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी से जोड़ता है। प्रपोजल फॉर्म में दिए गए कुछ आंसर कंटिन्यूइंग वारंटीज की तरह ट्रीट हो सकते हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट गलत दी गई है या छुपाई गई तो आगे चलकर पॉलिसी डिस्प्यूट या क्लेम रिजेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो सिंपल याद रखें, प्रपोजल फॉर्म में सही इन्फॉर्मेशन देना अटमोस्ट गुड फेथ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका सिंपल मतलब है कि जिस व्हीकल का इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसमें इंश्योर्ड का लीगल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी अगर व्हीकल को नुकसान होता है तो इंश्योर्ड को वास्तव में फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने व्हीकल के ओनर हैं और व्हीकल की डैमेज हो जाती है तो नुकसान आपका होगा, इसलिए आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, ओनर का इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिसी लेते समय ही नहीं देखा जाता, ये पॉलिसी पीरियड के दौरान, क्लेम के समय, रिन्यूअल के समय रिलीवेंट हो सकता है। तो सिंपल याद रखिए, जिस चीज़ का इंश्योरेंस कर रहे हैं उसमें आपका लीगल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, यही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किन किन लोगों का रह सकता है? सबसे कॉमन एग्जाम्पल, व्हीकल ओनर। लेकिन सिर्फ ओनर ही नहीं, जॉइंट ओनर्स और पार्टनर्स का भी व्हीकल में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है। अगर व्हीकल बिक रही है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होने तक सेलर का इंटरेस्ट रह सकता है और सेल कॉन्ट्रैक्ट के बाद बायर का भी इंटरेस्ट हो सकता है। इसी तरह फाइनेंसर या हायर परचेज कंपनी का भी इंटरेस्ट होता है। हाइपोथेकेशन के केस में उनका इंटरेस्ट आमतौर पर लोन अमाउंट तक रहता है। इसके अलावा मोटर ट्रेडर्स या गैराज ओनर, लीगल हायर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जैसे केसेस में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ओनर की परमिशन से व्हीकल यूज कर रहा है तो पर्टिकुलर सर्क्यूमेंटेंस में उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो याद रखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट सिर्फ ओनर तक लिमिटेड नहीं है। जिस व्यक्ति का व्हीकल में लीगल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वह इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, इंडिमनिटी। इंश्योरेंस का पर्पज प्रॉफिट देना नहीं है। अगर इंश्योर्ड को कोई लॉस होता है तो इंश्योरर का उद्देश्य उसे जहाँ तक पॉसिबल हो लॉस से पहली वाली फाइनेंशियल पोजीशन के करीब लाना होता है। जैसे मान लीजिए व्हीकल को 1 लाख का एक्चुअल लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस का उद्देश्य 2 लाख देकर प्रॉफिट कराना नहीं है। क्लेम एडमिशेबल लॉस और पॉलिसी टर्म्स के अनुसार ही सेटल होगा। तो एग्जाम के लिए याद रखिए, इंडिमनिटी ensure that the insured does not make a profit out of the loss। मोटर इंश्योरेंस में इंडिमनिटी कैसे अप्लाई होती है? टोटल लॉस, कॉन्ट्रेक्चुअल टोटल लॉस या थेफ्ट। ऐसे केसेस में क्लेम की कैलकुलेशन जनरली आईडीवी के बेसिस पर होती है। पॉलिसी की शुरुआत में एग्रीड आईडीवी होती है और पॉलिसी पीरियड में एप्लीकेबल आईडीवी के अनुसार क्लेम सेटल किया जाता है। रिपेयर क्लेम, यहाँ रिपेयर में लगे पार्ट्स की कोड, एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन को कंसाइडर किया जाता है। पार्ट की टाइप, एज और यूजेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, इसमें क्लेम कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अवार्ड के अनुसार सेटल होता है। अवार्ड में अगर इंटरेस्ट या लीगल कॉस्ट शामिल है तो वो भी एप्लीकेबल टर्म्स के अनुसार कंसाइडर किए जाते हैं। वहीं पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी में तय ओनर ड्राइवर लिमिट तक रहता है। सिंपल, मोटर इंश्योरेंस में क्लेम हमेशा एक्चुअल एडमिसिबल लॉस और पॉलिसी टर्म्स के आधार पर होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं। अब आते हैं सबरोगेशन और कंट्रीब्यूशन। पहले समझते हैं सबरोगेशन। इसका मतलब है इंश्योरर ने इंश्योर्ड का क्लेम पे कर दिया तो कुछ सिचुएशन में इंश्योरर को उस लॉस की रिकवरी के राइट्स मिल जाते हैं। जैसे किसी एक्सीडेंट में लॉस किसी थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंसी से हुआ और इंश्योरर ने अपने इंश्योर्ड का क्लेम पे कर दिया। ऐसी सिचुएशन में इंश्योरर उस थर्ड पार्टी से रिकवरी कर सकता है और इंश्योर्ड को रिकवरी प्रोसेस में इंश्योरर का कोऑपरेट करना होता है। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन पर। यह तब आता है जब एक ही व्हीकल या सेम रिस्क को 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरर ने इंश्योर किया है।
अगर लॉस होता है तो दोनों इंश्योरर अपनी लायबिलिटी के हिसाब से प्रोरेटा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे डायग्राम में 50,000 का टोटल लॉस है और दोनों इंश्योरर की इक्वल शेयर है, दोनों 25,000 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो याद रखिए, सबरोगेशन में रिकवरी राइट्स की बात है, जबकि कंट्रीब्यूशन में मल्टीपल इंश्योरर के बीच लॉस शेयरिंग की बात है। अब आते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज और सेपरेशन ऑफ मैटेरियल फैक्ट। प्रॉक्सिमेट कॉज, इसका मतलब है कि क्लेम तभी पेबल होगा जब लॉस का डायरेक्ट और मेन कॉज इंश्योर्ड पेरिल से जुड़ा हो। एग्जाम्पल, थर्ड पार्टी क्लेम में इंजरी या व्हीकल डैमेज एक्सीडेंट से डायरेक्टली हुआ है तो उस एक्सीडेंट को प्रॉक्सिमेट कॉज माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ कोई रिमोट या दूर का कारण होना जनरली इनफ नहीं होता। सेपरेशन ऑफ मैटेरियल फैक्ट, किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंश्योरर से छुपाना। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट पहले ही हो चुका था, लेकिन इंश्योर ने वह बात छुपाकर बाद में पॉलिसी ली और उसी पुराने एक्सीडेंट का क्लेम कर दिया। यह मैटेरियल फैक्ट सेपरेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन का मामला हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में पॉलिसी या क्लेम पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है और क्लेम पेबल नहीं भी हो सकता। एग्जाम के लिए प्रॉक्सिमेट कोज में हम लॉस का डायरेक्ट कोज देखते हैं और सेपरेशन में देखते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाया तो नहीं गया। प्रीमियम पेमेंट और सेक्शन 64 वीबी, इंश्योरेंस रिस्क शुरू करने से पहले प्रीमियम का पेमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीमियम का चेक डिसऑनर हो जाता है तो इंश्योरेंस को पॉलिसी कैंसिलेशन और उसकी प्रॉपर इंटीमेशन की प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। एक और बात ध्यान रखें, इंश्योरेंस पास्ट एक्सीडेंट को कवर नहीं करता। अगर एक्सीडेंट पॉलिसी शुरू होने से पहले ही हो चुका था तो उसे पुराने लॉस का क्लेम पेबल नहीं होगा। एग्जाम के लिए इंश्योरेंस रिस्क शुरू होने से पहले प्रीमियम का पेमेंट होना जरूरी है। प्रीमियम का चेक डिसऑनर हो जाए तो पॉलिसी कैंसिलेशन और इंश्योर्ड तथा आरटीओ को प्रॉपर इंटीमेशन देना इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस पास्ट एक्सीडेंट को कवर नहीं करता, यानी पॉलिसी शुरू होने से पहले हुआ एक्सीडेंट नई पॉलिसी में क्लेम के लिए पेबल नहीं होगा। पार्टनर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट मोटर व्हीकल में किस बेसिस पर होता है? ऑलवेज इक्वल शेयर, पार्टनरशिप प्रोविजन के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट स्टेक पार्टनर का फुल इंटरेस्ट, मोटर व्हीकल एक्ट ऑटोमेटिकली फुल इंटरेस्ट देता है। इसका करेक्ट आंसर है पार्टनरशिप प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हमने मोटर इंश्योरेंस की हिस्ट्री, प्रिंसिपल, लीगल बैकग्राउंड और न्यू ट्रेंड्स को समझा। चैप्टर 1 के नोट्स और स्टडी मटेरियल के लिए और किसी भी क्यूरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सर्वेयर इंश्योरेंस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 में हम जनरल रेगुलेशन और IMT कोड्स, मोटर थर्ड पार्टी पूल, इंटरनेशनल लीगल सिनेरियो और चैप्टर 1 की MCQ प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक जुड़े रहिए सर्वेयर इंश्योरेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू।